आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 6 और उसमें हम लोग करेंगे बिजनेस टर्मिनोलॉजी। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में आज जो हम सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं वो है बैंकिंग टर्म्स का। बैंकिंग टर्म्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले जो हमारे पास आपको उस डेफिनेशन में जो कीवर्ड छुपे हुए हैं उसको अंडरलाइन करना है, जो यहां पर मैं आपको बोल्ड करके कलर में आपको दे रहा हूं। चलिए लेट्स बिगिन। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यू नो इट वेरी वेल, आपको पता है एटीएम क्या होता है, फिर भी यहां पर डेफिनेशन से समझ लेते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स आर बेसिकली यूज्ड टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस विद द बैंक इलेक्ट्रॉनिकली। जब हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जिस मशीन के द्वारा उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, एटीएम। द ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू द फील्ड ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के फील्ड में कंप्यूटर का और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीएम, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बैंक अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट इज एन अकाउंट हेल्ड बाय ए पर्सन विद द बैंक। एक पर्सन जब बैंक के साथ अपना अकाउंट खोलता है उसको बैंक अकाउंट बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट, सेफगार्ड हिज मनी, अर्न इंटरेस्ट एंड ऑल्सो मेक चेक पेमेंट्स। यानी इसमें जो पर्सन है वो अपनी डिपॉजिट रख सकता है, अपनी मनी को सेव कर सकता है, उस पर इंटरेस्ट कमा सकता है और चेक के द्वारा पेमेंट कर सकता है। उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बाउंस चेक किसको कहा जाता है। A bounce check is nothing but an ordinary bank check that bank can refuse, जिसको बैंक रिफ्यूज कर सकता है to encash or pay because of the fact there are no sufficient finances in the bank account of the originator। यानी बाउंस चेक एक नॉर्मल चेक की तरह होता है जिसको बैंक रिफ्यूज कर देता है एनकैश करने के लिए या पे करने के लिए। रीजन क्या है? रीजन के भैया उसमें बैलेंस नहीं है और ड्रॉर ऑफ द चेक और सम अदर वैलिड रीजन। यानी कि जो ड्रॉर है उसके ओरिजिनेटर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे साइन मैच नहीं कर रहे या फिर डेट गलत लिखी हुई है या फिर अमाउंट जो वर्ड और फिगर में लिखा हो वो गलत है या चेंज है, अलग अलग है। तो इन रीज़न से अगर बैंक रिफ्यूज़ कर देता है तो वो चेक क्या कहलाएगा? बाउंस चेक कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं चेक किसको बोलते हैं। अ चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं, जो जो मेंशन किए हुए हैं, उसको लीगली वैलिड माना जाता है। यानी कि चेक पे जब कोई पर्सन अमाउंट लिखता है, साइन करता है, तो वो लीगली वैलिड माना जाता है। अब चेक की जगह हम नॉर्मल पेपर पे साइन करते हैं, लिख कर देते हैं भैया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल पेपर है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैंशन नहीं है। इसलिए चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है बैंक को टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो चेक में मेंशन करते हैं, फ्रॉम द राइटर्स बैंक टू द रिसीवर ऑफ द चेक। राइटर मतलब जो चेक पर राइट कर रहा है, लिख रहा है, जिसका चेक है, उसके अकाउंट से बैलेंस निकाल करके जो रिसीवर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है पर्टिकुलर अमाउंट, और उसकी इंस्ट्रक्शन इस चेक के द्वारा बैंक को मिलती है कि किसका चेक है, किसके बैंक से ट्रांसफर करने और किसको ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग किसको बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप चेक बैंक में डालते हैं तो बैंक से आप जब पूछते थे चेक आया नहीं, अभी बैलेंस नहीं आया, तो बैंक वाले बोलते सर क्लियरिंग में है अभी। तो व्हाट डज दैट क्लियरिंग मीन? क्लियरिंग ऑफ ए चेक इज बेसिकली अ फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड एट क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में किया जाने वाले फंक्शन को क्लियरिंग बोलते हैं। व्हेन ऑल द अमाउंट ऑफ द चेक इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट एंड एडेड टू द पेज अकाउंट। यानी कि यहाँ पर जो पेयर है उसके अकाउंट से जो चेक है उसमें से अमाउंट माइनस किया जाता है और पे के अकाउंट में, रिसीवर के अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फंक्शन को हम क्लियरिंग बोलते हैं। यानी कि जिसने चेक अभी काटा उसके अकाउंट से बैलेंस काटा गया बैंक के द्वारा और जिसके नाम पर चेक था उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरिंग बोलते हैं। इस पूरे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग बोलते हैं।
सो क्लियरिंग ऑफ ए चेक इज बेसिकली अ फंक्शन। नेक्स्ट आता है डेबिट कार्ड क्या होता है। अ डेबिट कार्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वाज डेवलप्ड विद डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी and is used, very important point, when a customer makes that payment first to the credit card company and then swipes the card। इस लाइन को समझे। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि पहले आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे, फिर आप उस कार्ड को यूज़ करेंगे, उस कार्ड को बोलते हैं डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इसका रिवर्स होता है। क्रेडिट कार्ड में आप पहले कार्ड को यूज़ करते हैं, बाद में उसकी पेमेंट जमा कराते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, पेमेंट पहले करता है और बाद में कार्ड को स्वाइप करता है, यूज़ करता है। उस कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं। डिपॉजिट स्लिप क्या होती है, जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाकर के जब हम कैश डिपॉजिट कराते हैं तो एक डिपॉजिट स्लिप हमें भरनी होती है। और डिपॉजिट स्लिप इज ए बिल ऑफ आइटमाइज नेचर। आइटमाइज मतलब आइटम वाइज हमें सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। लाइक डेट क्या है जब आप पैसा जमा करा रहे हो, उसके बाद अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, जो आप करेंसी जमा करा रहे हो उसके डिनोमिनेशन क्या है, यानी कि कौन कौन से नोट हैं, कितने नोट हैं। फिर उसके बाद आप वर्ड्स में, फिगर्स में अमाउंट को फिल करते हो, फिर साइन करते हो, बैंक उसमें अपना फ़ोन नंबर मेंशन करते हो। तो उस स्लिप को हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट स्लिप। सो आइटमाइज नेचर होते हैं दैट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ पेपर मनी, coins and check numbers that are being deposited into a bank account। और कई बार हम जब चेक जमा कराते हैं तो उसका भी, दिस इज चेक, CHEQUE, चेक नंबर। उस डिपॉजिट स्लिप को हम चेक जमा कराने के लिए भी यूज करते हैं, तो हम उसमें चेक नंबर मेंशन करते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट स्लिप। नेक्स्ट आता है डिपॉजिटर किसको बोलते हैं, पर्सन हु डिपॉजिट्स द मनी, जो जमा कराता है पैसा उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटर। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल, जब हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंडेड ऑन ए सम ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिटेड। द कंपाउंड इंटरेस्ट अनलाइक सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो यानी कि अमाउंट पर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो जुड़ जाता है उस पर जब हम इंटरेस्ट देते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अर्ली विड्रॉल पेनल्टी क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया और आप उसको टाइम से पहले विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक उस पर पेनल्टी चार्ज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, ठीक है। एंड अर्ली विड्रॉल पेनल्टी इज बेसिकली अ पेनल्टी लेविड बाय द बैंक, जिसको बैंक चार्ज करता है बिकॉज ऑफ एन अर्ली विड्रॉल ऑफ ए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय एनी इन्वेस्टर। अगर कोई इन्वेस्टर फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको पहले विड्रॉ कर रहा है टाइम से पहले, तो उस पर बैंक पेनल्टी चार्ज करता है, उसको बोलते हैं अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। देयर कैन बी सेवरल टाइप्स ऑफ अर्ली विड्रॉल पेनल्टीज लाइक फॉरफिटिंग द प्रॉमिस इंटरेस्ट। यानी पेनल्टी ये भी हो सकती है कि आपका जो इंटरेस्ट था, जो बैंक ने प्रॉमिस किया था, उसको बैंक आपको ना दे, तो वो पेनल्टी के फॉर्म में चार्ज कर सकता है। जो इंटरेस्ट आपको देना था वो अब नहीं देगा, तो इस फॉर्म में भी पेनल्टी चार्ज की जा सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। नेक्स्ट आता है अकाउंट बैलेंस किसको बोलते हैं, the total amount of money in a particular bank account along with the debit and credit amounts, the net amount is also termed as account balance। यानी कि आपके अकाउंट में टोटल कितना पैसा पड़ा हुआ है इंक्लूडिंग डेबिट क्रेडिट ऑल थिंग्स, उसको हम बोलते हैं अकाउंट बैलेंस। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट दैट प्रोमिसेस द डिपॉजिटर द सम बैक along with appropriate interest। यानी जब आप कोई सेविंग डिपॉजिट करते हो बैंक के पास में, तो बैंक उसका सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें लिखा होता है कि बैंक प्रॉमिस करता है कि आपको इतना सम वापस देगा और उस पर इतना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो उस जो सर्टिफिकेट होता है उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कैश रिजर्व किसको बोलते हैं, द कैश रिजर्व इज ए टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट एंड कैन ऑल्सो बी विड्रॉन इमीडिएटली। देखो बैंक ना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है हमें बैंक में, तो उसको छोड़ करके जो पैसा हम इजीली विड्रॉ कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व, ठीक है। क्योंकि जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना होगा, अदरवाइज चार्ज लग जाता है उसके ऊपर अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो, ठीक है। तो जो कैश आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व। नेक्स्ट आता है डेट रिकवरी। बैंक जब किसी को लोन देता है ना, तो उसको जब वो पर्सन वापस पे नहीं करता तो बैंक उससे रिकवरी करता है, बैंक की लोन की रिकवरी करता है, उसको हम बोलते हैं डेट रिकवरी। Debt recovery is the process that is initiated by the banks and lending institution by various procedures। अभी इसमें जो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बैंक्स या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अपना पैसा रिकवर करते हैं, डेट को रिकवर करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसीजर्स, जिसको हम डेट सेटलमेंट भी बोलते हैं और सेलिंग ऑफ कोलेटरल्स भी बोलते हैं।
डेट सेटलमेंट का मतलब है मान लीजिए पर्सन पे नहीं कर पा रहा फॉर एनी रीजन, तो हम बैंक क्या करता है उनसे सेटलमेंट करके रिकवरी करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेट सेटलमेंट। या फिर उसकी कोलेटरल को सेल करके, मान लीजिए कोई चीज़ उसने गिरवी रखी हुई है बैंक के पास, तो बैंक उसको बेच करके भी अपनी डेट रिकवरी कर सकता है। लेट सपोज होम लोन लिया आपने अपने घर को गिरवी रख करके, कल को आप पे नहीं कर पाते हो तो बैंक के पास राइट है वो उस घर को बेच सकता है और अपने पैसे को रिकवर कर सकता है, उसको हम बोलेंगे सेलिंग ऑफ कोलेटरल्स। एक्सपायरेशन डेट क्या होती है? द टर्म इंडिकेट्स इनवैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल चेक जो होता है वो 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, यानी 3 महीने के बाद वो इनवैलिड हो जाता है, तो हम बोलेंगे 3 महीने के बाद उसकी एक्सपायरी हो गई चेक की। गॉट इट? इनवैलिड हो गया मतलब एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट आता है एन्युटी, किसको बोलते हैं? इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। एन्युटीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स, पहली बात ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट गारंटी इनकम और रिटर्न in exchange of huge sum of money that is deposited either at the same time or is paid with the help of periodic payments। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ इसका एन्युटी का, कि मान लीजिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया और आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो हाफ ईयरली, हर 6 महीने के बाद आप 6,000 रुपये जमा कराते हो, यानी कि आप 1 साल के अंदर में कितना जमा कराओगे? 6,000 इंटू 2 दैट इज 12,000, और ये आपने 20 साल के लिए लिया लेट सपोज, तो ये आपका हो गया 2,40,000 रुपीज़, ठीक है। 2,40,000 आपने 20 साल में जमा कराया। अब बैंक आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भैया आप इतना पैसा पीरियोडिकली जमा कराओगे आप, और 20 साल के बाद हम आपको जो है लेट सपोज बैंक कहता है हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज कॉल्ड एन्युटी, ठीक है। तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, आपको गारंटी इनकम या रिटर्न मिलती है, ह्यूज सम ऑफ मनी जो आप डिपॉजिट करते हो आइदर एट द सेम टाइम और इज पेड विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट का मतलब है आफ्टर एवरी 6 मंथ, जो हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एन्युटीज। नेक्स्ट आता है अक्रूड इंटरेस्ट। क्या होता है? आपने अकाउंट्स में बहुत पढ़ा होगा। अकाउंट इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट इज नॉट येट पेड, यानी कि एक्यूमुलेट तो हो चुका है लेकिन अभी येट पेड नहीं हुआ। जैसे accrual means right to receive whereas due means right to enforce to receive the same। इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं जिससे बहुत आसान हो जाएगा। सैलरी ऑफ ए डिसंबर मंथ इज एक्रू ऑन डेली बेसिस एज वी परफॉर्मिंग अवर जॉब बट इट इज ड्यू ऑन ए पर्टिकुलर डेट एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट में पे द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेट सपोज कि आपको सैलरी जो मिलती है वो अगले महीने के फर्स्ट वीक पे मिलती है, और दिसंबर के मंथ में आप जैसे 4 दिन काम किया तो आपकी सैलरी जो है ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी क्या हुई है? एक्रू नहीं हुई है ना, एक्रू नहीं हुई है। सैलरी ऑफ दिसंबर मंथ इज एक्रू ऑन डेली बेसिस, सॉरी एक्रू हो गई है लेकिन अभी आप उसको रिसीव नहीं कर सकते हो, राइट टू रिसीव नहीं है। भाई आपको सैलरी मिलेगी कब? अगले महीने यानी जनवरी के फर्स्ट वीक के एंड पर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐसे जब आपका इन्वेस्टमेंट पर आप रिसीव, तो आपका राइट मतलब आप रिसीव तो कर सकते हो, इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया लेकिन आप उसको राइट नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं कर सकते कि मुझे आज दिया जाए, राइट। तो मान लिया 6 महीने की आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, 6 महीने की, तो 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। अब 2 महीने बाद आपका इंटरेस्ट तो ड्यू हो चुका है लेकिन अब आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते ना कि भैया मेरे को अभी दे दो, वो 6 महीने के बाद ही मिलेगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। किसको कहते हैं? देखो बैंकिंग के अंदर में एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? बैंकिंग में एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब बैंक अप्रूवल दे देता है, सो इट इंडिकेट्स अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंकर। यानी बैंक जब फाइनल अप्रूवल दे देता है तो बैंक बोलता है कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है भैया। तो नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हैं कि बैंक जब कोई अप्रूवल देता है किसी एग्रीमेंट को और वो सारी टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। Number 1, it is a very wide term that is used in context with the financial agreement and contracts। तो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स में और कॉन्ट्रैक्ट में इस टर्म को यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस। फिर आता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्या होता है? एन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज ए नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसेस दैट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्टर्स द प्रोसेस ऑफ चेक एंड फंड क्लियरेंस बिटवीन बैंक्स। देखो आपने देखा होगा बैंक में जब आप जाते हो तो आपने नोट गिनने की मशीन ज़रूर देखी होगी, वहाँ पर पैसे रखे जाते हैं, नोट रखे जाते हैं और जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली उन नोट्स को गिनती है, उसका टोटल अमाउंट बता देती है, ठीक है, और साथ साथ में नोट को भी चेक करती रहती है कि वो फेक तो नहीं है।
इसी तरीके से जब आप चेक जमा कराते हो तो उसमें मशीन में सारे चेक डाल दिए जाते हैं। जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली उन चेक को स्कैन करती है, उसमें चेक में जो कोड होता है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से बैंक का चेक है, कौन सी ब्रांच का चेक है, चेक का नंबर क्या है, वो पूरा डेटा मेंटेन कर देती है। फिर उन स्कैन कॉपीज़ को उन रिस्पेक्टिव बैंक की ब्रांचेस को भेज देती है। तो इस क्लियरिंग प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे चेक्स क्लियर किए जाते हैं थ्रू मशीन सिस्टम। यानी मैनुअल सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पर मशीन सिस्टम होता है जिससे सारे चेक्स को हम लोग जो है प्रोसेस करते हैं और वहाँ पर क्लियरिंग की जाती है। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट आता है डेट सेटलमेंट। क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा था डेट रिकवरी का एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डेट सेटलमेंट। तो डेट सेटलमेंट में होता क्या है? पहली बात, डेट सेटलमेंट एक प्रोसीजर है जिसमें नेगोशिएट किया जाता है प्राइस। किससे नेगोशिएट किया जाता है? लेंडर ऑफ द लोन से, in order to reduce the installment and the rate of repayment and ensure a fast and guaranteed repayment. देखो, debt settlement is a procedure wherein a person in debt negotiate the price with the lender of a loan. जहाँ पर पर्सन जो है नेगोशिएट करता है, नहीं भाई साहब मैं इतने किस्त नहीं दे सकता, थोड़ी किस्त कम कर लो। देखो, एक पर्सन है जो बैंक का लोन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, मान के चलो। अब वो पर्सन जो है नेगोशिएट करता है, भाई साहब मैं इतने लोन नहीं, मैं इतनी इंटरेस्ट नहीं दे सकता, मेरा इंटरेस्ट कम कर लो या मेरी इंस्टॉलमेंट कम कर लो। अब वो नेगोशिएट कर रहा है बैंक के द्वारा। तो बैंक भी देखता है कि यार मुझे तो फास्ट और गारंटेड रीपेमेंट चाहिए, क्योंकि उसकी पेमेंट आ नहीं रही थी, काफ़ी टाइम से किस्तें नहीं आ रही थी। तभी बैंक ने अप्रोच किया उस पर्सन को, भैया पैसे दे दो। तो अब वो पर्सन क्या कर रहा है? नेगोशिएट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो बैंक मान जाता है, क्योंकि बैंक को लगता है कि इससे मेरी रिकवरी फास्ट हो जाएगी और मेरा पैसा डूबेगा नहीं, तो इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? डेट सेटलमेंट। नेक्स्ट आता है जीरो बैलेंस अकाउंट। अ बैंक अकाउंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम बैलेंस इज टर्म्ड एज जीरो बैलेंस अकाउंट। देखो, कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है और ये हर बैंक में वेरी करता है। कुछ बैंक का मिनिमम बैलेंस 1000 रुपीज़ है, किसी का 5000, किसी का 10,000, किसी का इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो वो तो हो गया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना। बट कुछ बैंक ऐसे हैं जो कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करवाते हैं, उस पर भी अकाउंट खोल देते हैं। उसको हम बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी नो नीड टू रिक्वायर मिनिमम बैलेंस। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? अ काइंड ऑफ बैंक डिपॉजिट विच द इन्वेस्टर इज नॉट एबल टू विदड्रॉ बिफोर अ टाइम फिक्स्ड। यानी कि ऐसा डिपॉजिट जिसको आप फिक्स टाइम से पहले विदड्रॉ नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक है। A kind of bank deposit which the investor is not able to withdraw before a time fixed, that is called time deposit. फिर आता है वैल्यू एट रिस्क। क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वैल्यू एट रिस्क। इसको मार्क कर लें आप, इंपॉर्टेंट। वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? द सम और पोर्शन ऑफ द वैल्यू दैट इज एट स्टेक ऑफ अ सब्जेक्ट टू लॉस फ्रॉम अ वेरिएशन इन प्रेवलेंट इंटरेस्ट रेट्स। देखो, मैं बैंक के नज़रिए से आपको समझाता हूँ, आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। देखिए, वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? देखो, आप बैंक जब भी किसी पर्सन को लोन देता है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने लोन लिया और उसने बैंक को गोल्ड गिरवी रखवा दिया। अब इसने जो लोन लिया था वो सपोज लिया था 5 लाख रुपए का। तो आप ये मान के चलिए कि बैंक जो है गोल्ड गिरवी रखवाएगा, कितने का रखवाएगा? कम से कम 5 लाख। वैसे बैंक क्या करता है? ज़्यादा का गोल्ड गिरवी रखवाता है। मान लीजिए 6 लाख या 7 लाख का। लेट सपोज बैंक ने 6 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखवा दिया अपने पास और 5 लाख का लोन इस पर्सन को दे दिया, करेक्ट। अब इस बात को समझो, क्या गोल्ड का रेट हमेशा सेम रहेगा? नहीं, गोल्ड का रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर गोल्ड का रेट बढ़ गया तो बैंक सिक्योर है, बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गोल्ड का रेट मान लीजिए आ गया 4 लाख रुपए, अरे भाई, तो बैंक क्या रिस्क में नहीं आ जाएगा? क्योंकि बैंक ने लोन तो दे रखा है 5 लाख रुपए का और जो गोल्ड उसके पास पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू रहेगी केवल 4 लाख, ठीक है। तो इसमें बैंक किस पर आ गया? रिस्क में आ गया। कितनी वैल्यू रिस्क में आ गया भाई? आप मान के चलिए 1 लाख रिस्क में आ गया, क्योंकि 5 लाख का लोन था और 4 लाख उसकी वैल्यू रह गई। इसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। यानी बैंक टाइम टू टाइम ये वैल्यू एट रिस्क निकालता रहता है, ठीक है। बैंक टाइम टू टाइम इसकी वैल्यू निकालता रहता है कि हम रिस्क में तो नहीं है। Got it? So value at risk is a measure of the risk of investment. It is estimate how much a set of investment might lose
गिवन नॉर्मल मार्केट कंडीशन, यानी नॉर्मल मार्केट कंडीशन में किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिर सकती है जिसमें कि बैंक लॉस में आ सकता है, ठीक है। उस रिस्क को इवैल्यूएट करना, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। इज दैट क्लियर? और इसका फायदा क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क इज टिपिकली यूज्ड बाय द फर्म्स एंड रेगुलेटर्स इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री टू गॉज द अमाउंट ऑफ एसेट्स नीडेड टू रिकवर पॉसिबल लॉसेस। यानी बैंक को लगता है कि अगर उसको पॉसिबल लॉस हो सकता है तो वो जिसको उसने लोन दिया है उससे कोई भी और एक्स्ट्रा चीज गिरवी रखवा सकता है अपने लॉस को रिकवर करने के लिए भाई, उसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं, होलसेल बैंकिंग। अरे होलसेलर की तरह होलसेल बैंकिंग होती है, बिल्कुल सिंपल टर्म है ये। यानी कि जो बैंक है होलसेल बैंकिंग इज यूज्ड बाय द बैंक्स व्हिच ऑफर सर्विसेज टू अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज, लार्ज इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। होलसेल बैंकिंग मतलब एक टर्म है जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट एंटिटीज को, लार्ज इंस्टीट्यूशंस को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देने के लिए यूज की जाती है सर्विसेज, ठीक है। यानी होलसेलर बड़े बल्क में लोन लेने वाले, यार सिंपल सी बात है, मतलब 2-4-5 लाख नहीं, 200 करोड़ 500 करोड़ इस तरीके से लोन जो लेते हैं उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा, उसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। नेक्स्ट आता है जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज। पहले इस बात को समझते हैं कि डाउन पेमेंट क्या होती है। डाउन पेमेंट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो बैंक के पास में तो बैंक उस पर डाउन पेमेंट लेता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कार फाइनेंस कराने गए और कार की वैल्यू है मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो बैंक कहेगा इसका 20% कितना हो गया, 1 लाख रुपया आप डाउन पेमेंट कर दो, जिसको हम नॉर्मली डीपी बोलते हैं, डाउन पेमेंट, ठीक है। और बैंक कहता है जी 4 लाख रुपए मैं आपको फाइनेंस कर दूंगा। अरे तो बैंक 5 लाख क्यों नहीं कर देता? क्योंकि बैंक चाहता है कि कुछ पैसा आपका भी लगे उस एसेट में, ठीक है। तो बैंक इसलिए पूरा फाइनेंस नहीं करता जानबूझ करके, ताकि कार में आपका पैसा भी लगा होगा तो आप कार सेफली चलाओगे, है ना, और किस्त भी टाइम से दोगे क्योंकि आपका खुद का पैसा भी लगा होगा उसमें। तो ये डाउन पेमेंट होती है, जो 20% जो आपने पे किया, दिस इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, ठीक है। और मॉर्टगेज का मतलब आप यहाँ पर कार क्या कर रहे हो, गिरवी रख रहे हो, किसके पास, बैंक के पास, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। अब बात आती है जीरो डाउन पेमेंट क्या होता है। बैंक बहुत बार ना ऐसी प्रपोजल निकालता है जिसमें बैंक कहता है कि आओ हम आपको पूरा का पूरा 5 लाख रुपए ही फाइनेंस कर देंगे, यानी डाउन पेमेंट कितनी हो गई, जीरो। तो ऐसे मॉर्टगेज को क्या बोलते हैं, जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज इज a टाइप ऑफ mortgage given to a buyer who does not make any down payment while borrowing. Is that clear? While borrowing मतलब लोन लेते वक्त या कर्जा लेते वक्त वो कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई ये तो बच्चों वाली बात है, इंस्टॉलमेंट पे करना भाई, है ना। आपने सुना होगा इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट आती है, तो वो जो EMI आप पे करते हो, मान ली कार आपने फाइनेंस कराई, अब इसकी किस्त आप भर रहे हो मान लीजिए 16,000 रुपीज़ की, तो क्या 16,000 में केवल इंटरेस्ट होगा? नहीं, इसमें दोनों चीज़ें होंगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो, एन इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बोरोअर हु इज ऑल्सो द परचेजर, परचेजर मतलब जिसने कार परचेज की, pays a series of installment that includes interest of the principal amount। यानी इस केस के अंदर में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी शामिल होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट किसको बोलते हैं? नॉर्मली आप सबको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, बट डेफिनेशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटरेस्ट में एक बड़ा अच्छा कीवर्ड यहां दिया हुआ है और उस कीवर्ड को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। उधार लेने की जो कॉस्ट होती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज, है ना। तो व्हाट इज कॉस्ट इंटरेस्ट? इट इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। यानी आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और आप उस पर 9% का आप ब्याज दे रहे हो। व्हाट इज 9% देन? ये इंटरेस्ट रेट है क्या? इट्स ए कॉस्ट। भाई आप 1 लाख रुपए यूज कर रहे हो, उसकी कॉस्ट 9% है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, और उस रेट को क्या बोलते हैं? जिस रेट पर ये क्रेडिट लिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंटरनेट बैंकिंग किसको बोलते हैं? अरे भाई आप सब लोग यूज करते हैं आज की डेट पे, तो है ना। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? सिस्टम वेयर इन कस्टमर्स कैन कंडक्ट देयर ट्रांजैक्शन थ्रू द इंटरनेट। भाई आप ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट पर जाते हो, अपना कस्टमर आईडी पासवर्ड डालते हो और वहां पर जाकर के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसको हम इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। अभी ध्यान रखना है, इसको ई बैंकिंग भी कहा जाता है और इसी को हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। कई बार एक डेफिनेशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, ई बैंकिंग बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव।
फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, किसको कहा जाता है? हाँ 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 हाँ, इसको समझिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एलओसी, इसको बोलते हैं एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। ये इंडिया है, ये चाइना। ये हमारे इंडिया से हम लोग जो हैं, चाइना से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, माल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इंपोर्ट करेंगे और मान लीजिए हमने एक गुड्स इंपोर्ट किए, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब चाइना का जो पर्सन है ना, जिसने माल भेजना है, तो ऑब्वियसली हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्टर होगा। अब चाइना वाला पर्सन बोलता है भाई आप 1 लाख रुपए भेजो, मैं आपको सामान भेज देता हूं, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अब इंडिया वाला बोलता है यार तुम तो चाइनीज हो, चाइनीज प्रोडक्ट तो हम वैसे विश्वास नहीं करते, मैं आपको 1 लाख रुपए डाल दूं, आप कल को माल ही ना भेजो तो, या जो मैंने माल आपसे कहा वही नहीं भेजा आपने, तो भाई मैं तो फंस जाऊंगा। अब दोनों अपनी जगह पर सही हैं, इंडियन भी अपनी जगह सही है और चाइनीज पर्सन भी अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना आसान नहीं है ना। दोनों अलग अलग कंट्री में बैठे हैं, कई हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है भाई। फोन पे बात हो गई या मान लीजिए ऑनलाइन हमने व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू ट्रांजेक्शन करी है, हमें उसका घर नहीं पता नहीं पता, चलो ठीक है, घर पता चल भी गया तो सही है गलत है हमें भी ये भी नहीं पता, है ना। यानी दोनों अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो ये हमेशा ही ऐसा होता होगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमेशा उन दो लोगों के बीच में होता है जो अलग अलग कंट्री में रहते हैं। तो यानी कॉमन बात हो गई कि यहाँ दोनों ही अपनी जगह सही हैं, तो इसका सोल्यूशन फिर कैसे होगा? इसका सोल्यूशन होगा एलओसी के द्वारा, लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा। अब समझो कैसे होगा। जो चाइनीज पर्सन है वो कहता भैया मुझे आप पर विश्वास नहीं है, इंडियन पर्सन कहता है मुझे आप पर विश्वास नहीं है। चाइनीज कहता है चले काम करो, आप एक काम करो, आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? तो इंडियन ने बोला कि मेरा बैंक HDFC बैंक में है मेरा अकाउंट। बोलता है काम करो, अपने बैंक से एलओसी दिलवा दो मुझे आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन आपका जो बैंक है जो RBI के अंडर में आता है, देखो बैंकिंग सिस्टम पूरा RBI के अंडर में आता है, तो कोई बैंक गलती गड़बड़ी तो कर नहीं सकता। बोलता है आप अपने बैंक से एलओसी दिलवा दो मुझे 1 लाख रुपए की। अच्छा ये तो हो सकता है। तो भाई ये पर्सन भागा गया बैंक में, और बैंक में बोलता है कि मुझे एलओसी दे दो 1 लाख रुपए की। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप तो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो, एक काम करो 1 लाख रुपया बैंक के पास जमा करा दो, हम एलओसी दे देते हैं। तो बैंक ने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, एलओसी दे देता हूं मैं। पर्सन ने कहा ठीक है भैया, आपको पैसे देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो मेरे पड़ोस में बैंक हो भाई, मेरे बैंकर हो आप तो बैंक, उस पर्सन ने बैंक में 1 लाख रुपया जमा करा दिया और इस पर्सन को HDFC बैंक ने एलओसी दे दी। अब वो एलओसी कहाँ चली गई? चाइनीज पर्सन के पास। ये लो जी एलओसी मेरे बैंक ने दे दी है, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि भैया 1 लाख रुपया मेरा बैंक गारंटी ले रहा है कि आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब चाइनीज पर्सन क्या करेगा? माल एक्सपोर्ट करते ही उस एलओसी को अपने बैंक में दे देगा। उसका जो भी बैंक है, मान लीजिए XYZ बैंक है उसका, उसमें वो एलओसी जमा करा देगा और XYZ बैंक को अपने डॉक्यूमेंट भी जमा करा देगा एक्सपोर्ट के, कि देखो ये मैंने माल एक्सपोर्ट कर दिया। अब उसके जो बैंक है HDFC बैंक है इंडियन का, वहां से पैसे मंगा लो। अब XYZ बैंक क्या करेगा? इस बैंक को एलओसी प्लस जो भी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो भेज देगा कि देखो भैया मेरे पर्सन ने आपको एक्सपोर्ट कर दिया, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स और ये रही एलओसी जो आपके पर्सन ने दिया था। अब ये बैंक का जो पर्सन है, जो बैंकर है HDFC, ये एलओसी और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के बेस पर इसको 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर देगा। ये लो जी 1 लाख रुपया ट्रांसफर हो गया, यानी कि अब ये इस पर्सन के पास पैसा पहुंच गया। अभी सारा मैकेनिज्म जो है पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये किस पर बेस्ड है? LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ गया? अब इस डेफिनेशन को समझो, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी डेफिनेशन। देखिए जरा, पहली बात, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, इस बात को समझिए। एक डॉक्यूमेंट था ना जो भेजा गया था, जिसको हमने कहा था LOC, इशूड बाय बैंक। यहां पर हमने कौन सा बैंक लिया था? HDFC। ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, बायर कौन है? इंपोर्टर, यानी यहां पर इस केस में इंपोर्टर कौन था? इंडियन। स्टेटिंग इट्स कमिटमेंट, यानी बैंक कमिटमेंट कर रहा है टू पे थर्ड पार्टी, के जो भी पर्सन मुझे LOC वापस करेगा या जो डॉक्यूमेंट देगा उसको मैं पेमेंट कर दूंगा। और ये थर्ड पार्टी कौन होती है? सेलर। सेलर कौन है? चाइनीज पर्सन यहां पर, और एक्सपोर्टर या जो एक्सपोर्ट कर रहा है। अ स्पेसिफिक अमाउंट यहां पर कितना है? 1 लाख रुपया फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय इट्स कस्टमर, यानी इसने क्या किया? बायर ने क्या परचेज किया था? गुड्स परचेज किए थे 1 लाख रुपए के। तो क्या ये डेफिनेशन आपको समझ आ रही है पूरी की पूरी? लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बैंक। एक बैंक इशू करता है एक डॉक्यूमेंट, किसके बिहाफ पर? बायर या इंपोर्टर के बिहाफ पर, जिसमें कमिटमेंट होती है बैंक की कि वो थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा। कितना? स्पेसिफिक अमाउंट।
स्पेसिफिक अमाउंट कितना, जितना मेंशन किया एलओसी में, कितना मेंशन किया, 1 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि भाई उसने गुड्स परचेज किए। किससे परचेज किए भैया? सेलर से। सेलर को नहीं, यहाँ पर एक्सपोर्टर। इस एग्जाम्पल में कौन था? चाइनीज पर्सन। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ समझ आ जाना चाहिए कि अगर एक डेफिनेशन लिखी है तो उसका मतलब क्या है। दैट इज LOC, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लियर गाइस? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। ऑनलाइन बैंकिंग किसको बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था, ये ऊपर ही पढ़ा हमने, ऑनलाइन बैंकिंग मतलब ई बैंकिंग। तो ये भी सेम चीज है, एक्सेसिंग ऑफ अ बैंक इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। यार इंटरनेट के द्वारा बैंक की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर अपना कस्टमर आईडी डाल करके, अपना पासवर्ड डाल करके अगर आप बैंक की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे हो, चेक कर रहे हो और ट्रांजैक्शन कर रहे हो थ्रू कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग भाई, सिंपल एज सच। नेक्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट। किसको बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि जितना बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा हो उससे ज़्यादा विड्रॉ करना। ये कैसे पॉसिबल है बेटा? इसके लिए आपको ना बैंक से पहले ही ओवरड्राफ्ट लिमिट लेनी पड़ती है। आप इसको सिंपली कह सकते हो प्री अप्रूव्ड लोन। यानी आप बैंक में डॉक्यूमेंट जमा कराओगे तो बैंक आपको पहले ही ऑथराइज कर देगा कि आप इतना पैसा कभी भी निकाल सकते हो, ओपन है, कभी भी निकाल सकते हो। उसको हम ओवरड्राफ्ट बेसिकली बोलते हैं। तो डेफिनेशन ही आएगी, चेक और रादर एन अमाउंट ऑफ चेक विच इज अबव दी बैलेंस। मान लीजिए आपका बैलेंस है 1 लाख रुपया और आपने चेक इशू कर दिया किसी को 1,20,000 रुपये का, तो ये जो 20,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा लिए हैं ये क्या हो जाएगा? आपका ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। इसको हम ओडी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। ठीक है। बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है? A balance transfer is the repayment of a credit debt with the help of another source of credit। हाँ, ध्यान से समझो। देखो देखो, बैलेंस ट्रांसफर ऑल्सो रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर। देखो आप एटीएम में जाकर के ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। इवन अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी अपने अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। उसको बेसिकली कहा जाता है बैलेंस ट्रांसफर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करना, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर। कभी कभी आप क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है, रीपेमेंट है, उसको भी हम बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। बैंक रेट क्या होता है? अरे अरे अरे, इसको मैं समझा देता हूं, पहले समझिए जरा। ये आरबीआई और ये हो गया हमारा कमर्शियल बैंक। ध्यान रखिएगा, कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक में फर्क होता है। ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, चैप्टर 5 के अंदर में। कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक में फर्क होता है। तो कमर्शियल बैंक मतलब मान लीजिए एचडीएफसी, ठीक है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। आरबीआई इन कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर फंड्स देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं भाई? बैंक रेट। इसको बेस रेट भी कहा जाता है और इसी को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ठीक है, आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को फंड ट्रांसफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। उसी को बेस रेट भी कहा जाता है, उसी को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो फंड ट्रांसफर होता है, दिस इज मोर देन 2 वीक्स, ये 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए फंड जब ट्रांसफर होता है तो उस रेट को, जिस रेट पर ये फंड ट्रांसफर किया जाता है, हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। दोबारा समझिए, आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को फंड ट्रांसफर करता है फॉर मोर देन 2 वीक्स, ठीक है, मोर देन 2 वीक्स, उसको बोलते हैं बैंक रेट। उसी को बेस रेट भी कहा जाता है, उसी को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। अगर वो 2 हफ्तों से कम के लिए फंड ट्रांसफर कर रहा है, लेस देन 2 वीक्स, दिस वे, लेस देन 2 वीक्स, तो हम उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। यानी बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क है? सिर्फ टाइम हॉरिजॉन का फर्क है। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए दे रहा है तो वो बैंक रेट कहलाएगा, 2 हफ्ते से कम के लिए दे रहा है तो वो रेपो रेट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी कहते हैं हम लोग, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक के पास कभी सरप्लस अमाउंट आ जाता है, अब मार्केट में डिमांड नहीं है पैसों की, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को कहता है भैया तुम ही पैसा वापस रख लो थोड़ा सा मेरे से। अब आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, तो ये जो रेट होगा उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट।
अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को मनी लेंड कर रहा है फॉर फ्यू डेज, मतलब लेस देन 2 वीक ही होता है नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली तो कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस होता ही नहीं है, बट कभी रेयर सिचुएशन में आ गया और कमर्शियल बैंक को लगता है यार पैसा एक्स्ट्रा है तो चलो आरबीआई को डाल देते हैं, कुछ इंटरेस्ट तो मिल जाएगा। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई को मनी लेंड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी चैप्टर में। लेट्स डिस्कस। चलिए, बैंक रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक आरबीआई डिस्चार्जिंग ऑफ इट्स फंक्शन एज बैंकर्स बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। और इसी को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है और इसी को बेस रेट भी कहा जाता है। चलिए, एक्सेप्टिंग हाउस क्या होता है भैया? एक्सेप्टिंग हाउस, an accepting house is a banking or finance organization that specializes in the service of acceptance and guarantee of bill of exchange. This organization specializes in two prominent functions, that is facilitating the divergent negotiable instrument and merchant banking. ओह, समझिए समझिए, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं डिस्काउंट कराए जाते हैं बैंक से। तो जिस बैंक में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिस्काउंट कराए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टिंग हाउस। इज दैट क्लियर? हर बैंक नहीं करता बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट, हर बैंक नहीं करता। जो बैंकिंग या फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन इसको डिस्काउंट करती है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टिंग हाउस। क्लियर? नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेड रेट। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेड रेट? क्या होता है? The rates of interest which can be changed contractually by lender, यानी कि ऐसा रेट जो लेंडर कभी भी चेंज कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंट्रोल, यानी ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कभी भी बैंक जो है कॉन्ट्रैक्चुअली चेंज कर सकता है उसको एडमिनिस्ट्रेड रेट बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेट्स पेड ऑन सेविंग अकाउंट। देखो बैंक में जो सेविंग अकाउंट होता है ना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी चेंज कर सकता है बैंक, तो हम उस रेट को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेड रेट्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेड रेट्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर में ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स का क्या मतलब है भाई? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, चलिए पहले इस बात को छोटा सा सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ADR क्या होता है बेसिकली? आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप इंडिया में अगर कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर आपको US डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ रुपीज़ नहीं चलते। हाँ नहीं चलते हैं भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है? रुपीज़ को कन्वर्ट कराना पड़ता है डॉलर्स के अंदर में। सेम अगर इंडिया में कोई इंडियन कंपनी इन्वेस्टर से पैसा रेज करना चाहती है तो वो शेयर इशू करती है, लेकिन अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर अगर आप हाँ, रुपीस और डॉलर का कंपैरिजन समझ आया आपको? इंडिया में अगर आपको कोई सामान परचेस करना है तो रुपीस की ज़रूरत है, और अगर यूएसए के अंदर आप सामान खरीदते हो तो आपको डॉलर की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डॉलर्स चाहिए। अब इंडियन कंपनी अगर इंडिया में पैसा रेज करती है तो उसको शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिका वाले इन्वेस्टर से, अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा रेज करना चाहती है तो उसको इस शेयर्स को कन्वर्ट कराना पड़ेगा ADR में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स में, तो वो वहां से पैसा इन्वेस्ट करा सकती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देखो सिंपल सी बात है, जैसे रुपीस इंडिया में चलते हैं, डॉलर यूएस में चलते हैं ना, ऐसे ही इंडियन कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर सकती है इंडियन से, लेकिन अगर अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा रेज करना है तो वहां शेयर नहीं चलेंगे, वहां पर इंडियन कंपनी को क्या इशू करना पड़ेगा? ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अरे ये कहां से एक्सचेंज होगा? चिंता मत करो यार, ये चेंज हो जाएगा, साबी चेंज करके देगी इसको, ठीक है, डोंट वरी। तो ADR क्लियर हो गया। अब इस डेफिनेशन को जरा समझते हैं। ADR की डेफिनेशन क्या है? चलिए, यस, डेफिनेशन इज
अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स ऑल्सो नोन एज एडीआर, एडीआर शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई? आर डिपॉजिटरी रिसीट्स विच आर इक्वल टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स। देखो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स के कंपैरिजन में जो इशू किया जाता है रिसीट, उसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स ऑफ ए कंपनी दैट हैव बीन इशूड इन फॉरेन कंट्री लाइक, ठीक है। सो अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी यानी कि अमेरिका में अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्ट करा रही है तो उसको शेयर्स के बदले क्या इशू करने पड़ेंगे? ADR। तो उस रिसीट को क्या बोलते हैं? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स आर ट्रेडेड ओनली इन द US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सिमिलर मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? देखो दोबारा समझिए, इंडियन कंपनी है, अगर वो USA के अंदर में पैसा रेस करती है इन्वेस्टर से तो वहाँ इशू करेगी ADR, और अदर देन USA किसी और कंट्री से, अदर देन USA जैसे चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री से अगर पैसा रेस करती है तो वो इशू करेगी GDR, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, क्लियर? यानी कि ऐसा मैकेनिज्म बाकी कंट्री के साथ भी होता है, लेकिन वहां पर इशू किए जाते हैं GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसको आप यहां पर समझ सकते हैं, ये एग्जांपल दिया हुआ है और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इन्फोसिस वाज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू ADRs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इन्फोसिस आपको पता होगा आपके चैप्टर 3 के अंदर में कंपनी है, आपके सिलेबस में है, और इन्फोसिस और ADR भी आपके इसमें कोर्स में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू ADR, एंड दिस इज कॉल्ड इन्फोसिस। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको डेफिनेशन आएगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। नेक्स्ट आते हैं, बेसिस पॉइंट क्या होता है भाई? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है? बेसिस पॉइंट, इसको ना हम शॉर्ट में BPS बोलते हैं, बिप्स, BPS। और 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। देखो कभी भी बैंक जो है ना, या RBI आप कह सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी चीज़ जब वो रेट में इंक्रीज या डिक्रीज करता है, मान लीजिए अभी हमने पढ़ा था बैंक रेट, मान लीजिए बैंक रेट जो है 1% से इंक्रीज कर दिया बैंक ने, तो बैंक ये नहीं बोलेगा 1% इंक्रीज किया, वो बोलेगा मैंने कितना इंक्रीज किया है, 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है। समझ गए मेरी बात? मान लीजिए रेपो रेट है, रेपो रेट बैंक ने 0.5% कम कर दिया, तो वो ये नहीं बोलेगा 0.5% कम कर दिया, बोलेगा हमने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1%, तो 0.5% कितना होगा? 50 बेसिस पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब डेफिनेशन में जाके कंफ्यूज मत हो जाना यार, सिंपल मतलब यही है। तो ये बोल रहा है इट इज ए मेजर ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स सच एज इंटरेस्ट, स्टॉक इंडाइसेस, मार्केट रेट। इट इज 1/100 ऑफ 1%। 1/100 ऑफ 1%, क्या बात है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, सिर्फ इतना आप याद कर लो, बहुत है। ये क्या दे रखा है? ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे, मैं आपको भी डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए, व्हाट इज 100 हमने पढ़ा था, 100 BPS इज इक्वल टू 1%। अब इस डेफिनेशन को एक तो यह मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिए जरा, 10 बेसिस पॉइंट का मतलब कितना हो गया? 0.10%। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 1%। समझ आ गया? सिंपल सी बात है। बिप्स इज मोस्टली यूज इंडिकेट चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उनके जो बदलाव होते हैं ना परसेंटेज में, उसको हम BPS में कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, समझ लो। अगर कोई न्यूज आती है कि RBI ने रिड्यूस कर दिया रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 0.25% से कम कर दिया। You should know that it has been reduced by 0.25%, correct? If the earlier repo rate, मान लीजिए पहले रेपो रेट था 4.50%, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा? 4.50 माइनस 0.25, तो कितना हो गया न्यू रेट? 4.25%। न्यू रेट क्या हो जाएगा?
0.25%, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है ना यहाँ पर रेपो रेट। सिमिलरली इफ यू रीड इन न्यूज पेपर दैट बॉन्ड यील्ड्स ऑफ 10 ईयर, 10 साल का बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशू किया, हैव गॉन अप बाय 20 बेसिस पॉइंट, 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया। तो 20 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 0.20%, करेक्ट। अच्छा, अब यहां पर कह रहे हैं कि मान लीजिए पहले रेट था 7.90%, तो नया रेट क्या होगा? 7.9 प्लस 0.2, तो नया रेट हो गया हमारा 8.10%। ये आ गया हमारा नया रेट। क्लियर? पहले मान लीजिए पहले रेट था 7.9%, अब वो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया बॉन्ड यील्ड, तो 0.20% बढ़ गया, तो नया रेट क्या हो गया? 7.9 प्लस 0.2 विच इज 8.1%। क्लियर? एक और एग्जांपल, सो बॉन्ड हुज यील्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 5 to 5.5%, अगर एक बॉन्ड का यील्ड था 5% पहले इंटरेस्ट रेट, बाद में वो 5.5% हो गया, तो कितना बढ़ गया? 50 बेसिस पॉइंट। 50 बेसिस पॉइंट कैसे आया? क्योंकि सर इंक्रीज कितना हो रहा है? आधा परसेंट, हाफ परसेंट इज इक्वल टू 50 बेसिस पॉइंट। नाउ इट्स क्लियर। ये मैंने इतने एग्जाम्पल इसलिए कराया क्योंकि इस पर एमसीक्यू बहुत अच्छे से बनते हैं और आपके एग्जाम में इस पर एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है? ब्रिज फाइनेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज ए गैप फाइनेंसिंग, इसको गैप फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। देखो इसका बेसिकली मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। पहले मान लीजिए एक कंपनी है, उसको 1 करोड़ रुपया रेस करना है मार्केट से। अब 1 करोड़ रुपया मान लीजिए शेयर्स की फॉर्म में रेस करना है, ठीक है। अब रेस करने के लिए इस कंपनी को भाई बहुत सारे काम भी करने पड़ेंगे, शेयर्स को लिस्ट भी कराना पड़ेगा, उसके अलावा परमिशन लेनी पड़ेगी, सेबी से बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, फिर एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारे खर्च होंगे। लेट्स सपोज कंपनी का यहाँ पर 50 लाख रुपये लगने वाला है इस फंड को रेस करने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी? ब्रिज फाइनेंसिंग की हेल्प लेगी, जिससे ये शॉर्ट टर्म लोन क्या करेगी? ये शॉर्ट टर्म लोन रेस करेगी, जिसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। मान लीजिए इस पूरे प्रोसेस में लगे 6 महीने। 6 महीने के बाद कंपनी के पास लॉन्ग टर्म लोन आ गया, यानी कि 1 करोड़ रुपया आ गया। अब कंपनी क्या करेगी? इसमें से 50 लाख रुपया वापस कर देगी, यानी जो लोन लिया गया वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझिए। ब्रिज फाइनेंसिंग इज ए लोन वेयर टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन शॉर्ट टर्म लोन एंड ए लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप। यानी लॉन्ग टर्म लोन जो हमें मिलना था वो 6 महीने बाद मिलना था। 1 करोड़ रुपया हमें रेज होना था 6 महीने बाद, तो अब आज हमें 50 लाख रुपए खर्च करना है, 6 महीने बाद 1 करोड़ रुपया मिल जाना है हमें। तो उस गैप को फिल करने के लिए जो फाइनेंस की हेल्प ली जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग बिगिंस एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट लोन। Bridge financing begins at the end of the time period of the first loan and ends with the start of the time period of the second loan. हाँ जी, bridge financing begins at the end of time period of the first loan and ends with the start of the time period of the second loan. Beginning of the time period of the first loan. ब्रिज फाइनेंसिंग फर्स्ट यहां से स्टार्ट होती है जब हमने फर्स्ट लोन लिया 50 लाख रुपए का, और खत्म कहां होगी? जब हम सेकंड लोन लेंगे। इसका ये मतलब है बेटा। ठीक है, द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टू लोन्स, दो लोन्स के बीच के गैप को कवर करने के लिए इस फाइनेंस को यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कि कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना चाहती है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर देना चाहती है, शेयर्स को रेस करना चाहती है, तो उसको रेस करने के लिए जो खर्चे हैं उसको कवर करने के लिए कंपनी जो है इस ब्रिज फाइनेंसिंग का यूज करती है। अब आता है कैप। कैप का मतलब क्या होता है? ढक्कन। हाँ जी, कैप का मतलब क्या होता है? ढक्कन। ढक्कन। अ कैप इज ए लिमिट दैट रेगुलेट्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एन एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज। ये क्या मतलब है? इस डेफिनेशन को देखने के बाद तो बच्चे सर पकड़ लेते, कुछ समझ ही नहीं आता सर क्या डेफिनेशन है, रट्टा मार ले, नहीं मारना, सुनो समझो। देखो एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज क्या होता है पहले ये मैं समझा दूं, ये आपके डेफिनेशन में भी आएगा, मैं पहले ही समझा देता हूं आपको। देखो आप बैंक के पास गए, बैंक के पास गए कि भैया मुझे लोन दे दो, होम लोन। अब होम लोन बैंक ने पूछा कितने टाइम के लिए चाहिए? आपने कहा 20 साल के लिए।
तो बैंक कहता है भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम फिक्स नहीं कर सकते 20 साल का, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि भैया आने वाले 10 साल में 15 साल में इकोनॉमी का क्या रेट रहेगा, बैंक रेट क्या रहेगा, हमें क्या पता, आरबीआई क्या रेट रखता है, हमें क्या पता, आज हम फिक्स ही नहीं कर सकते आपके साथ। बैंक कहता है जी हमारा प्राइम रेट है 9%, अब ये एडजस्ट होता रहेगा। एडजस्ट होता रहेगा मतलब मान लीजिए बैंक रेट या बेस रेट बढ़ गया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बैंक रेट या जिसको बेस रेट बोलते हैं वो कम हो गया तो आपका इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है फ्यूचर में और घट भी सकता है, क्योंकि बैंक भी नहीं यार 20 इयर्स का टाइम पीरियड कौन अपना एस्टिमेट कर सकता है। 1-2 साल तो आप चलो मान सकते हो कि 1-2 साल तक इकोनॉमी कैसी रहेगी, आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। 20 साल कैसे प्रेडिक्ट कर लोगे आप, पॉसिबल नहीं है। तो बैंक कहता है जी बैंक का प्राइम रेट 9% है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो आपने कहा भैया ये बात तो समझ आती, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, कोई तो लिमिट होगी, कहीं तो कैप लगाओगे भाई, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, कोई तो लिमिट लगाओ ना यार, बंदा तो मर जाएगा। मान लो बैंक ने कहा जी आपका रेट 25% हो गया, तो भाई जिसने लोन लिया वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो बैंक कहता है चलो एक लिमिट लगा देते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% से ऊपर नहीं जाएगा, एक लिमिट लगा दी, और अगर गिर भी गया तो 6% से नीचे नहीं जाएगा, चाहे भले बेस रेट कितना कम हो जाए। समझ गए मेरी बात। तो ये लिमिट तय होने से कम एक बंदे को ये एश्योरेंस तो हो गई कि मैक्सिमम किस्त कितनी जाएगी मेरी अगर कभी गई तो अ कैप इज ए लिमिट, पहली बात, दैट रेगुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको क्या करती है, लिमिट लगा देती है, उस लिमिट को अब क्या बोलते हैं, कैप। एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एन एडजस्टेबल रेट मोर्टगेज। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एडजस्टेबल है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो इसको बोलते हैं एडजस्टेबल रेट मोर्टगेज। और जब हमने लिमिट लगा दी उस लिमिट को क्या बोलते हैं, कैप। अच्छा, बंटे ने एक बात और पूछी यार एक बात बताओ, अभी तो मैंने मकान लिया यार, अभी तो मकान लिया, चलो ठीक है बढ़ जाएगा, कुछ पीरियड तक तो सेम रखो ना 9%। यार 1 साल 2 साल 3 साल तक तो कम से कम 9% ही रखो ब्याज, मुझे ये तो पता मेरे को इतनी ही किस्त देनी है भाई। तो बैंक कहता है चलो एक काम करते हैं 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड कर देते हैं कि 3 साल तक आपकी किस्त 9% ही रहेगी, उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे अकॉर्डिंग टू बेस रेट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉक इन पीरियड। इज दैट क्लियर, पक्का। चलिए आगे चलते हैं। हा कैशियर चेक क्या होता है भाई, जब बहुत मोटी रकम जानी होती है ना तो सामने वाला पर्सन कहता है चेक तो तुम दे रहे हो, कल को बाउंस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जब पेमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लाखों करोड़ों में होती है, सामने वाले को ट्रस्ट नहीं होता, तो मैं कहता है काम करो यार, तुम्हारा चेक पे ना गारंटी नहीं ले सकता मैं यार, तुम कभी भी बाउंस करा सकते हो, एक काम करो आप कैशियर चेक ले आओ। क्या ले आओ, कैशियर चेक। कैशियर चेक क्या होता है भाई बैंक के कैशियर से चेक ले आओ ना, जो पैसा आपके बैंक में पड़ा है, आप चेक दे रहे हो इसका मतलब आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो पैसा बैंक के कैशियर को दे दो, उससे चेक ले आओ आप, जिससे ये तसल्ली हो जाएगी मुझे कि भैया वो चेक 100% पास होगा। तो कैशियर चेक क्या होता है, अ कैशियर चेक इज ड्रॉन बाय ए बैंक ऑन इट्स ओन नेम टू मेक पेमेंट टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, कॉर्पोरेशंस और इवन इंडिविजुअल्स। यानी बैंक अपने चेक से, अपने खाते में से चेक काट के देगा कि ये लो भाई, अब वो तो बाउंस हो नहीं सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, कैशियर चेक बोलते हैं। अ कैशियर चेक इज ए चेक गारंटीड बाय द बैंक, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम इट्स ओन फंड्स, साइंड बाय द कैशियर और टेलर, जिसको कैशियर साइन कर रहा है, अपने फंड में से बैंक अपना चेक काट के दे रहा है, भाई वो तो बाउंस नहीं हो सकता ना, दैट इज कॉल्ड कैशियर चेक। हाँ जी, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, क्लियरिंग हाउस होता है जहां पर चेक क्लियर होते हैं। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, हमने चेक की बात की थी, याद होगा आपको, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस क्या होता है, बेसिकली जहां पर चेक्स क्लियर किए जाते हैं, चेक्स का आदान प्रदान किया जाता है, चेक्स पास करना बेसिकली, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस इन मोस्ट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। क्लियरिंग हाउस इज अ प्लेस वेयर representatives of the different banks meet for confirming and clearing all the checks। ठीक है यार, ये चेक को ना डेफिनेशन को सही कर लो, चेक्स है, ठीक है, क्लियर। डेट रीपेमेंट क्या होती है भैया, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। डेट रीपेमेंट क्या होता है, डेट को रीपे करना भाई, कर्जे को वापस करना, रीपेमेंट ऑफ डेट अलोंग विद द इंटरेस्ट। यानी आप डेट को वापस कर रहे हो, कर्जे को वापस कर रहे हो इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट रीपेमेंट बोलते हैं, ठीक है। ई कैश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश भाई, डिजिटल कैश आप लोग बहुत यूज करते हो आजकल, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, है ना,
ठीक है, फंड ट्रांसफर हो गया, उसको बोलते हैं ई कैश सिंपल टर्म्स में। फिर आता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का मतलब होता है बयाना, टोकन मनी। और आपने कभी शायद इस बात को नोटिस किया होगा, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेल परचेज के अंदर में ना जो बयाना दिया जाता है ना टोकन मनी, नेगोशिएशन के लिए कि ये लो भाई मैं टोकन मनी रख रहा हूं, अब बताओ कितने में दोगे। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज मेड बाय द बायर टू द पोटेंशियल सेलर ऑफ रियल एस्टेट इन इनिशियल स्टेज ऑफ नेगोशिएशन ऑफ परचेज। यानी जब परचेज की नेगोशिएशन चल रही होती है उस समय में टोकन मनी जो रखी जाती है उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। इससे ये पता चलता है कि बायर वाकई में इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी खरीदने में, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। यार देखो बैंकिंग टर्म्स में यहाँ पर क्यों डाला है मुझे नहीं पता, बट क्योंकि डेफिनेशन थी तो मैंने आपको समझा दी है। हालांकि इसका बैंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये मत सोच रहे हैं कैसे आ गई, अब क्योंकि मटेरियल में है तो मैंने आपको करा दी डेफिनेशन, ठीक है। एजुकेशन लोन क्या होता है? अरे भाई ये तो बहुत आसान है। अब आप पूछेंगे सर क्या सीए करने के लिए लोन मिलता है? नहीं मिलता भाई, क्योंकि डिग्री कोर्स नहीं है ना ये वाला भाई, रेगुलर कोर्स नहीं है। आई मीन दिस इज नॉट ए रेगुलर कोर्स। तो रेगुलर कोर्स के लिए एजुकेशन लोन मिलता है, आपका रेगुलर कोर्स नहीं है उसके लिए आपको लोन नहीं मिलता, ठीक है। एन एजुकेशन लोन इज ऑल्सो नोन एज ए स्टूडेंट लोन, इसको स्टूडेंट लोन भी कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट ही लेंगे ना एजुकेशन के लिए। Specifically mean to provide for borrowers expenditure towards education. In majority of countries, education loans tend to have a low rate of interest. ये कह रहे हैं कि एजुकेशन लोन सबसे सस्ता लोन माना जाता है क्योंकि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होता है ना। और नॉर्मली इसकी जो रीपेमेंट स्टार्ट होती है ना वो जब आपका लोन कंप्लीट हो जाता है, यानी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद स्टार्ट होती है। अच्छा, लोन लेने के लिए गारंटर चाहिए होता है? हाँ चाहिए होता है, कोई गारंटी देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट। यानी कि वो पर्सन जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, जी कोई बात नहीं चिंता मत करो मैं गारंटी देता हूं, अगर ये बच्चा फौरन से पढ़ के वापस नहीं आया, आपको पैसा नहीं मिला तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। ए गारंटर इज ए क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीपेमेंट ऑफ ए लोन एंड इज ऑल्सो इन सम केसेस लायबल एंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। वो लायबल भी होता है और कई बार वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है लोन की रीपेमेंट करने के लिए। जो ट्रस्ट क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं गारंटर। लॉक इन पीरियड मैंने अभी आपको समझाया था, नो चेंज इन दी कोटेड मोर्टगेज रेट्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था 3 साल का, है ना। 3 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। मोर्टगेज क्या होता है भैया? मोर्टगेज इज ए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर वेयर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इज यूज एज कोलेटरल फॉर द लोन। और हमने एग्जाम्पल भी लिया था, मोर्टगेज यानी गिरवी रखना। आप लोन लेने वक्त कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं उसको बोलते हैं मॉर्टगेज, गिरवी रखना। मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी का मतलब होता है भैया जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी। द टर्म मैच्योरिटी इज यूज्ड टू इंडिकेट एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ एनी फिक्स इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी। मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी कराई, तो 1 साल बाद जब उसका टाइम कंप्लीट हो गया तो हम बोलेंगे आपकी एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया? मैच्योर हो गया। क्या बोलेंगे? मैच्योर हो गया। मार्केट वैल्यू क्या होती है? अरे भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है, द वैल्यू एट विच डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर्स एंड द सप्लाई ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स डिसाइड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। डिमांड सप्लाई जहां पर मीट करते हैं, जहां पर प्राइस इंडिकेट होता है उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। सिंपल सी बात है ये तो, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन द सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स मीट। पेई किसको बोलते हैं भाई? रिसीवर को। पेई इज द पर्सन टू हुम द मनी इज टू बी पेड, यानी कि रिसीवर। और पेयर कौन होता है भाई? ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, है ना, यानी कि गिवर। हु पेज द मनी इज कॉल्ड गिवर और उसको हम पेयर बोलते हैं। जो रिसीव करता है उसको पेई बोलते हैं हम लोग। पिन नंबर क्या होता है भाई? पिन नंबर क्या होता है? आप लोग पिन नंबर डालते हैं, उसको बोलते हैं सीक्रेट कोड ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। आप जब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वहां पर पिन नंबर होता है जिसको हम सीक्रेट कोड बोलते हैं। नॉर्मली 4 डिजिट का होता है ना। एटीएम में आप यूज करते हैं तो वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना। उसको हम बोलते हैं पिन नंबर। रेपो रेट हम डिस्कस कर चुके हैं, द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, या आरबीआई लेंड करता है बैंक को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट इज ए शॉर्ट टर्म ऑफ रीपर्चेज रेट। और शॉर्ट टर्म कितना? अप टू 2 वीक्स। याद है आपको 2 वीक्स का मैंने बताया था, लेस देन 2 वीक्स। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई व्हेन बैंक्स डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड।
जब बैंक आरबीआई के पास कुछ सरप्लस रख देता है तो जिस रेट पर रखता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है क्योंकि रेयरली बैंक के पास सरप्लस होगा ना यार, बहुत रेयरली होता है, तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट कार्ड किसको बोलते हैं, और लास्ट डेफिनेशन है सिंडिकेटेड बैंक। दिस टॉपिक इज ओवर। स्मार्ट कार्ड मतलब अरे भाई जिसमें स्मार्टनेस आती है ना, जैसे आपके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। अनलाइक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड possesses a computer chip which is used for data storage, processing and identification, जिसमें डेटा स्टोर भी होता है, प्रोसेस भी होता है और आइडेंटिफाई भी होता है। जैसे मेट्रो का कार्ड हो गया आपका, इसके अलावा आप कह सकते हो होटल का जो रूम का जो आपका कार्ड होता है उसमें नोट होता है भाई। आप होटल का जब रूम लेते हो ना स्मार्ट कार्ड में, तो उसमें स्टोर होता रहता है, कब आपने खोला, मतलब कब आपने फर्स्ट एंटर किया, कब आप बाहर आए, कब फिर दोबारा गए, कब ओपन किया, सब डेटा स्टोर होता है। और कई बार उसमें ये भी होता है कि आप उसमें 24 आवर्स का टाइम फिक्स होता है, 24 आवर्स के बाद स्मार्ट कार्ड काम करना बंद कर देता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन के लिए रूम लिया और आप उसके बाद सोच रहे हैं इसको यूज़ कर लेंगे, ना ना ना, है ना, तो वो भी होता है। इसके अलावा बैंक में लॉकर्स के लिए भी स्मार्ट कार्ड यूज़ किए जाते हैं। लास्ट टॉपिक आता है सिंडिकेटेड लोन किसको कहा जाता है, अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स टू ए सिंगल बोरोवर। देखो कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेट्स सपोज, वो कहती है मेरे को 200 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब एक बैंक कहता है यार मैं दे तो सकता हूँ लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो क्या करता है, एक बैंक जो होता है आप कह सकते हो बैंक 1, वो कहता है चलो मैं आपको जो है 100 करोड़ रुपया दे दूंगा। तो बैंक 2 कहता है चलो कोई बात नहीं 25 करोड़ मैं भी दे देता हूँ आपको मैं, ठीक है। और बैंक 3 कहता है कि भाई मैं तो केवल 50 करोड़ ही दूंगा। तो बैंक 4 कहता है कोई बात नहीं, जो बाकी बचा है 25 करोड़ वो मैं दे दूंगा। यानी अब इन चारों बैंकों ने मिलकर के इसको 200 करोड़ का फंड दे दिया। इस लोन को हम बोलते हैं सिंडिकेटेड लोन, यानी कि यहां पर ये सारे बैंक मिलकर के लोन दे रहे हैं। अब आप बोलोगे क्या बैंक के पास सिर्फ 200 करोड़ रुपए नहीं है लोन देने के लिए, ऐसा नहीं है भाई। बेसिकली बैंक इसलिए करता है कि बैंक अपने रिस्क को कवर करना चाहता है। देखो एक बैंक लोन देगा तो खुद अकेला फंस सकता है, अब 4 बैंक लोन दे रहे हैं तो भाई बंदा तो फंस गया ना, चारों बैंक कार्रवाई करेंगे, है ना, चारों बैंकों की सुनी जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम सिंडिकेटेड लोन। इसमें एक लीड बैंक होता है, जैसे इसमें फर्स्ट बैंक क्या करेगा, लीड करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा फंड वो दे रहा है। अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स टू अ सिंगल बोरोवर, स्पेशली कॉर्पोरेट बोरोवर्स। इतना बड़ा फंड तो कॉर्पोरेट को ही दिया जाता है ना। तो in most cases syndicated loans there will be a lead bank which provides a part of the loan and syndicates the balance amount to of the other banks. लीड बैंक मैक्सिमम फंड देता है, बाकी जो बैंक्स है वो अदर बैंक्स जो है बाकी बैलेंस को पे करते हैं लोन के फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं सिंडिकेटेड लोन। अगर अभी भी कोई आपको डाउट हो किसी पॉइंट में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्दर फॉर यू गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।